Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals based on the cells and combination of cells. And in this class, we shall discuss the heating effect of current. Heating effect of current. First of all, we have to know that what is heating effect of current. Then, the phenomena of production of heat when current passes through a high resistance wire is called heating effect or Joule heating effect. It's okay? यानी कि किसी हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट के पास होने पर जो हीट प्रोड्यूस होता है या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस फेनोमेना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट या जूले हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको हम. अब बात आती है कि फिर हीटिंग इफेक्ट का काज क्या है, इसका काज क्या है. तमाम सारे हम डिवाइसेस देखते हैं, जैसे प्रेस हुआ, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन, गीज़र हो गया, ब्लोअर हो गया, हीटर हो गया. ये सब ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके. इसी हीट के प्रोडक्शन को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. अब बात आती है कि भाई क्या कारण है कि हाई रेजिस्टेंस वायर ही जब करंट पास होता है तो उसके थ्रू हीट प्रोड्यूस करता है, जबकि अदर वायर जो है हीट प्रोड्यूस नहीं करते. तो कारण ये है कि आप जानते हो हर एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें. और जैसे ही हम एक्सटर्नल पोटेंशियल या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इन पे अप्लाई करते हैं, तो जो रैंडम मूव कर रहे होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं. सपोज किया जाए इधर की तरफ एक तरफ सारे के सारे मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो मूव करते हैं तो इनमें आपस में कोलिजन होता है. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, टकरा जाता है. जब वो टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है. और वही एनर्जी जो है, जो कि आप देखोगे एक पत्थर एक दूसरे पत्थर से टकराए तो क्या होता है, हीट हो जाता है, या रब करें उसके ऊपर. तो जब एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो भी क्या करता है, अपनी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है. और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. और जब नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे तो फिर आपका जो है हीट भी छोटा छोटा अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के द्वारा वो एक अमाउंट बन जाता है, ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से. इसीलिए हाई रेजिस्टेंस वायर ही जो है हमारा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो अगर हम काज की बात करें बेसिकली तो हम ये बोलेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स inside the conductor or high resistance conductor under the influence of external potential or applied potential, then electron collide with the another electron and produces heat. It means kinetic energy of electrons converted in the form of heat energy, and this individual heat energy combines to make a huge amount of heat विच रिलीज थ्रू द कंडक्टर. ओके, तो कोलिजन ही जो है, इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन जो है वो हमारा हीट प्रोड्यूस होने का क्या है, काज है. तो काज में आप यही लिखोगे, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन अंडर द ड्रिफ्ट एंड दे कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स, अनदर इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्रोड्यूस हीट एनर्जी और कन्वर्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. तो ये हो गया हमारा हीट एनर्जी का क्या है, काज. अब बात आती है कि भाई जो हीट रिलीज होता है उसका अमाउंट कितना होता है. तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हीट जो है जब कोई वायर के थ्रू करंट पास होता है तो कितना वो हीट रिलीज करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो है एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसको एक जो है हमने
V वोल्ट की सप्लाई दी है और इसके थ्रू जो है I करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी इधर की तरफ करंट फ्लो हो, I करंट ये फ्लो करा रहा है, ठीक है ना। तो कितना हीट एनर्जी हमें यहाँ पर निकलेगा। अब देखिए हमें अगर हीट एनर्जी पता करनी है कि कितनी एनर्जी होगी, तो हमें क्या करना होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी पता कर लें, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी या जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा, वही हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, पर पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उसी के इक्वल इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम ये पता करना चाहें कि यहाँ पर जो है पर सेकेंड कितना चार्ज जो है, या चार्ज टी टाइम में कितना चार्ज ये इसको सप्लाई कर रहा है बैटरी, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट I इज इक्वल्स टू होता है Q बाई टी, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा IT, यानी कि टी टाइम में जो यहाँ पर हमारा सेल या बैटरी या पावर सप्लाई है वो I करंट के रेशियो में अगर करंट फ्लो करा रहा है, तो टी टाइम में जो चार्ज का अमाउंट होगा वो हमारा हो जाएगा Q, ठीक है। और आपको पता है वर्क डन बाय द चार्ज Q is converted into heat energy हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर मैं जो है इसको H से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और एनर्जी बाई अप्लाइड पोटेंशियल V पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। तो आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W बाई Q, या यहाँ से अगर W को सब्जेक्ट करें तो यही हमारा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, ये वर्क डन V इंटू Q होता है, ठीक है ना। तो मैं सीधे W की जगह लिख रहा हूँ हीट, क्योंकि वही वर्क डन जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फार्मूला हमारा बनेगा Q इंटू V। Q का वैल्यू यहाँ से हम पुट करें तो हो जाएगा V, इसको V इंटू Q लिखिए, V ये हो गया हमारा, और Q की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम I इंटू टी। तो हीट का पहला फार्मूला होता है हमारा H इज इक्वल्स टू VIT, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं फार्मूला। अगर हम यहाँ से V को रिप्लेस कर दें तो V इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है, सिंस V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर, V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से, यहाँ फ्रॉम ओम्स लॉ या बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से ये पता चल गया। तो अगर ये V की जगह हम सब्सिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास मिल जाएगा H इज इक्वल्स टू V की जगह रख दूंगा मैं I इंटू आर, और इंटू IT पहले से यहाँ मौजूद है, तो हो जाएगा ये I स्क्वायर RT। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। I स्क्वायर RT दूसरा फार्मूला होगा। अगर हम I को रिप्लेस कर दें इसी ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल्स टू होता है, I इक्वल्स टू होता है V अपान R। इसी फार्मूले से I को सब्जेक्ट करोगे तो V अपान R हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास मिल जाएगा H इज इक्वल्स टू V, I की जगह रखेंगे इंटू V अपान R इंटू टी, ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपान R इंटू टी, ये H का वैल्यू हो गया, अरे ठीक है। H इज इक्वल्स टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान R इंटू टी, ये हमारा फार्मूला हो गया हीट का, ठीक है। तो हीट के हमारे पास कुल 3 फार्मूले हैं, जो किसी कंडक्टर में जब आप V पोटेंशियल अप्लाई करते हो उसकी वजह से जो उस रेजिस्टेंस वायर में हीट प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है VIT, I स्क्वायर RT, और यहाँ पर V स्क्वायर इंटू आर अपान V स्क्वायर अपान R इंटू टी, ये हमारा जो है फार्मूला होता है 3,
इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रिक पावर। हालांकि ये जो टॉपिक है आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, ये फार्मूले आप ऑलरेडी 10th में पढ़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है 12th में इस पर न्यूमेरिकल ज़रूर आता है पेपर में, अक्सर जो है इन पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब चूँकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर सभी जानते हैं पावर के बारे में। पावर को जब हमने एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था तो कहते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डेफिनेशन में, द टाइम रेट ऑफ द टाइम या द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन या कंज्यूम्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an appliance per second is called power। पर सेकेंड जो एनर्जी कंज्यूम होता है किसी अप्लायंस द्वारा, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक है ना। पावर का जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी E/T। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हमारा हीट के फॉर्म में भी होता है और नॉर्मल फॉर्म में भी होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारे पास जो फार्मूले हैं, पहला फार्मूला है यहाँ पे पुट करते हैं, सिंस E इज इक्वल्स टू VIT। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला था। E की जगह अगर VIT निकालेंगे रखेंगे तो ये हो जाएगा VIT/T। T कैंसल आउट हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू V/I। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला बनेगा पावर का। दूसरा फार्मूला पावर का, V को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो लिख सकते हैं I/R। V इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस V इक्वल्स टू I/R, तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल्स टू, V की जगह हम लिख देंगे I/R इंटू I, हो जाएगा I²R। ठीक है। थर्ड हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से V को रिप्लेस हमने किया था, अगली बार I को रिप्लेस कर दें तो I इक्वल्स टू हमारे पास होता है V/R। पुट कर देंगे अगर ये वैल्यू तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/V/R मीन्स V²/R। तो पावर के भी, एनर्जी की तरह ही पावर के भी कुल हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। P इक्वल्स टू V²/R, P इज इक्वल्स टू I²R और ये P इज इक्वल्स टू V/I। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एनर्जी का याद है तो वही है, बस यहाँ से T हट गया है, यहाँ से भी T हट गया है, यहाँ से भी T हट गया है। टाइम का इसमें नहीं रोल है क्योंकि पर सेकेंड हमने ले लिया है, टाइम को क्या कर दिया है, यूनिट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पावर के जो है फार्मूले हैं। अब बात आती है यूनिट ऑफ पावर। तो पावर के जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का जो बेसिक यूनिट होता है वैसे तो होना चाहिए जूल पर सेकेंड, लेकिन इसका SI यूनिट होता है वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट होता है। एंड सम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर इज किलोवाट,
1 किलो वाट इज इक्वल्स टू होता है 1000 वाट, यानी 10⁻³ वाट, एंड 1 मेगावाट भी होता है। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू होता है 10⁻6 वाट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्स पावर होता है HP, ये होता है 746 वाट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हार्स पावर। आप हार्स पावर सुने होंगे, इंजन का पावर आता है, मोटर आता है 1 हार्स पावर का, तो ये होता है 746 वाट का। ठीक है, तो ये कुछ बिगर यूनिट्स रहे इसके इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हमें एक चीज़ और जानना है, कमर्शियल यूनिट जो है इसका क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसको इरेज करते हैं। पावर का एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट जो होता है वो होता है हमारा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ठीक है, KWH कहते हैं इसको हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी को हम जो है किलोवाट आवर को ही हम यूनिट भी बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 2 यूनिट 4 यूनिट बिजली हमने खर्च कर लिया है, तो किलोवाट आवर को ही हम यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो कैसे ये एनर्जी का यूनिट है, कई बार पेपर में पूछा गया है और बच्चे गलत कर देते हैं। जब हमको यहाँ पर दिख जाता है क्वेश्चन में ही पूछेगा किलोवाट आवर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो हम अक्सर क्या करते हैं पावर का यूनिट लगा देते हैं, अक्सर लिख देते हैं कि ये पावर का यूनिट है। क्योंकि रीज़न ये है वाट इसमें लगा हुआ है, तो हम सोचते हैं किलोवाट है तो तब भी पावर ही होगा, वाट हो किलोवाट हो मेगावाट हो कोई भी हो पावर ही होगा। लेकिन ध्यान रखिए उधर आवर भी लगा हुआ है। आप सबको पता है पावर इज इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अगर यहाँ से हम एनर्जी को सब्जेक्ट करें तो हमारे पास एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा पावर इनटू टाइम। ये है पावर और ये टाइम। अगर पावर को हम किलोवाट में रिप्रेजेंट करें, किलोवाट में, और टाइम को आवर में रिप्रेजेंट करें तो ये बन जाता है किलोवाट आवर। और यही होता है यूनिट किसका होता है, ये एनर्जी का होता है। यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू किलोवाट आवर। लेकिन इसको कॉमर्शियल यूनिट बना दिया गया है। कॉमर्शियल मतलब बिगर यूनिट है ये, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो किलोवाट आवर होता है। पहला तो ये क्वेश्चन हुआ कि किलोवाट आवर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो अगर पावर के साथ इनटू में टाइम आ गया, पावर इनटू टाइम, तो वो तुरंत क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात एक आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। यहाँ पर हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, क्योंकि जूल भी आपका क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है और ये भी है। तो भाई रिलेशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपको यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल्स टू किलोवाट है ना, ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम यहाँ पर लेते हैं 1 किलोवाट आवर लेते हैं। तो 1 किलोवाट को हम क्या 1000 वाट लिख सकते हैं, वाट, और आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, ठीक है। और 1 घंटे को हम 60 × 60 सेकेंड लिख सकते हैं, वही आएगा, ठीक है।
सॉल्व करें तो 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ पर है। 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड लिख सकते हैं, और वॉट सेकेंड को हम लिख सकते हैं जूल। वॉट सेकेंड, वॉट है SI यूनिट आपका पावर का और सेकेंड है आपका टाइम का, तो हमारा इसको लिख सकते हैं जूल। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल्स टू होता है P इंटू टी। P का यूनिट अगर वॉट हो और टाइम का सेकेंड हो तो ये एनर्जी के SI यूनिट के बराबर हो जाएगा, यानी जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 36 को हम 3.6 लिख कर इसको 10⁶ कर दें, और वॉट सेकेंड को हम लिख सकते हैं जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हमारा रिलेशन होता है किसके किसके बीच, किलोवाट आवर और जूल के बीच। बहुत आसान सा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे, ये हमारा रिलेशन होता है। और इसी को हम यूनिट भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 10 किलोवाट आवर हमने एनर्जी कंज्यूम कर लिया तो हम उसको 10 यूनिट भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एक छोटी सी चीज़ और हमको यहाँ पर पढ़नी है, पावर रेटिंग क्या होता है, और एक और बात पढ़नी है, एफिशिएंसी। इन पर वही न्यूमेरिकल्स कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हीट एनर्जी और पावर पर पूछा जाता है। तो छोटे छोटे जो 2 टर्म्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। पावर रेटिंग क्या होता है? पावर रेटिंग, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर जो है एक स्टिकर लगा होता है जिस पर लिखा होता है वोल्टेज, ऑपरेटेड वोल्टेज 220 से 240 तक लिखा रहेगा मान लीजिए। उसके बाद जो है पावर लिखा रहता है, पावर लिखा है मान लो 50 वाट का, या एलईडी हम खरीदने जाएंगे ना 7 वाट वाली, तो उस पर 7 वाट लिखा रहता है 220 वोल्टेज पर। इसी को हम पावर रेटिंग कहते हैं, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब यह होता है कि यदि हम इसको 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें, ठीक है, तो इसका जो पावर होगा वो 50 वाट होगा, यानी कि पर सेकेंड ये 50 जूल एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। जिससे हम जब डिवाइस खरीद रहे होते हैं तभी हम जो है अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 हमारे पास अप्लायंसेस हैं, जैसे कि 2 टेलीविज़न हैं, 2 टेलीविज़न, हमने दुकान पे टेलीविज़न या फ्रिज खरीदने गए, 2 हैं, दोनों पे जो स्टिकर लगे हुए हैं उस पे लिखा है कि ये 220 वोल्ट पे एक टेलीविज़न 50 वाट कंज्यूम कर रहा है, और दूसरा टेलीविज़न लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट पर ही ये 70 वाट इसका पावर रेटिंग है, ठीक है। इस पर जो है 3 स्टार या 5 स्टार्स बने हुए हैं, इस पर 3 स्टार्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कौन खरीदेंगे? दोनों के रेट में मामूली सा फ़र्क है, डिफरेंस है, दोनों की साइज भी सेम है, तो आप कहोगे हमको यही चाहिए क्योंकि ये कम बिजली खपत करेगा, इसका पावर रेटिंग क्या है, कम है, और स्टार्स क्या है, ज़्यादा है। स्टार्स बस एक एनर्जी रेटिंग है, जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे उतना कम एनर्जी वो कंज्यूम करता होगा, यानी एनर्जी इफ़िशियंट डिवाइस है वो। तो इन दोनों में हमारे पास होशियारी क्या है कि हम यही खरीदें। इसको खरीदेंगे तो हर महीने हर दिन चलाएंगे, हर बार बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो इसी को पावर रेटिंग कहते हैं। मीन्स एट अ स्पेसिफाइड वोल्टेज, एट अ स्पेसिफिक वोल्टेज आर द पर्टिकुलर वोल्टेज आर द मार्क्ड वोल्टेज ऑन द डिवाइस, द पावर द एनर्जी कंजम्पशन रिप्रेजेंटेड ऑन दैट डिवाइस इज कॉल्ड पावर रेटिंग। यानी कि गिवन वोल्टेज पर ऑपरेट करने पर जितना वो एनर्जी कंज्यूम करता है उसी के रेटिंग को कहते हैं, उसी के मार्किंग को कहते हैं पावर रेटिंग। और हर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए उसकी मार्किंग क्या है, अनिवार्य है, गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है। कोई भी डिवाइस खरीदेंगे तो उस पर पावर रेटिंग दिया जाना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है आराम से देखे, परखे और फिर उसके बाद उसको क्या है, परचेज करें, ताकि घर पे ले जाए तो कम से कम बिजली क्या हो, कंज्यूम हो, ठीक है ना। तो हर एक डिवाइस के ऊपर जो है मार्किंग करना ज़रूरी है, और उसी मार्किंग को कहते हैं हम पावर रेटिंग, ठीक है ना। तो इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है आपको, बस डेफिनेशन एक जानना है पावर रेटिंग का क्या होता है। तो बोलेंगे एट मार्क्ड वोल्टेज द एनर्जी कंजम्पशन पर सेकेंड
the energy consumption per second is known as power rating. It's okay. मार्क्ड वोल्टेज पर, वोल्टेज कम रहेगा तो हो सकता है कि वो पावर कंजम्पशन क्या कर दे, कम कर दे। वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो मार्क वोल्टेज होगा उस पर पावर रेटिंग जो लिखा रहेगा डिवाइस पर वही होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इफिशियंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज इफिशियंसी आ जाता है। तो अभी फिलहाल हम इफिशियंसी जान रहे हैं, तो हम एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर यानी कितने इनपुट पर कितना आउटपुट है। जैसे सपोज कर लिया जाए हमने 10 जूल एनर्जी दिया और हमको यहाँ 9 जूल का ही आउटपुट मिला। कुछ उसमें रेजिस्टेंस की वजह से डिवाइस हीट होता है, उस वजह से कुछ एनर्जी क्या हो गया, खर्च हो गया। तो हमारा इफिशियंसी क्या है, कम है, 1/9 है। और जितना आपने एनर्जी दिया किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को और उतना ही वो उसने क्या कर दिया, काम भी कर दिया, तो फिर जो है हमारा इफिशियंसी क्या है, 1 आएगा। और 1 इफिशियंसी जो है 100% मानी जाती है। मतलब जितना एनर्जी आपने दिया उतना ही एनर्जी आपको आउटपुट में मिल गया। पर ऐसा डिवाइस 100% आइडियल हमको मिल नहीं पाता। सारे डिवाइसेस लगभग हीट होते हैं और हीट की वजह से कुछ एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। मतलब इफिशियंसी लेस देन 1 ही ज़्यादातर मिलता है। अगर इक्वल टू 1 आ गया तो वो डिवाइस क्या है, आइडियल है। मतलब जितना इनपुट एनर्जी लिया उतना ही आउटपुट हमको दे दिया, जितना इनपुट में पावर दिया गया उतना ही आउटपुट में हमको मिल गया। तो ये इफिशियंसी का डेफिनेशन बहुत ही एक लाइन वर्ड में है, लिख लेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो ये डेफिनेशन लिख लेंगे। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है। एक सिंपल सा रेशियो है, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। इफिशियंसी का कोई यूनिट नहीं होता। इफिशियंसी से बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई डिवाइस है जिसका इफिशियंसी 0.5 है, तो हम यही कहेंगे कि अगर हम इसको 2 वॉट का पावर देंगे तो ये सिर्फ 1 वॉट का ही आउटपुट देगा। मतलब आधा इफिशियंसी है इसकी। 0.5 मतलब हाफ एफिशिएंसी। मतलब जितना आप एनर्जी उसको दोगे उसका आधा ही वो काम करने में खर्च होगा, बाकी वेस्टेज में चला जाएगा। ठीक है ना। तो इफिशिएंसी से ही हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा डिवाइस कितना इफिशिएंट है, कितना कारगर है। ओके, सो दीज आर सम टॉपिक्स, सम स्मॉलर टॉपिक्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट एंड numericals based on these topics will be uploaded on the Google Classroom through assignment. You have to solve and ask the doubts. Okay, so this class is over now. Thank you. Have a nice day.